देखिए, आज हमें पढ़ना है बोर मॉडल ऑफ एटम। इसके पहले हम रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। देखिए, मेन चीज चल रही थी रेडिएशन की। सबसे पहले देखो रदरफोर्ड मॉडल ने क्या बोला था। रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि भाई न्यूक्लियस होता है, दो पार्ट होते हैं एटम के, एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन इस पे मैक्सवेल ने क्या बोला कि जब भी कोई चार्ज्ड बॉडी एक्सेलरेट करेगी तो उसकी एनर्जी कम होगी, और इलेक्ट्रॉन के केस में भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन धीरे 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 क्या होगा, गिर जाएगा किसमें, न्यूक्लियस में। तो रदरफोर्ड का मॉडल क्या था, पहले तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन घूमते हैं किसमें, सर्कुलर ऑर्बिट्स में। इसमें लिमिटेशन क्या थी, पहली लिमिटेशन क्या थी कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम रदरफोर्ड नहीं बता पाया था। रदरफोर्ड मैक्सवेल के हिसाब से क्या हुआ कि जब भी कोई चार्ज्ड बॉडी एक्सेलरेट करेगी तो उसकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन भी अल्टीमेटली क्या होगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कभी नहीं रह सकता, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आ गया तो एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो कितनी देर में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरेगा, तो इसके लिए बोला गया कि विद इन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड से भी बहुत कम टाइम में इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इसका मतलब क्या था कि एटम, रदरफोर्ड का मॉडल गलत है, क्योंकि इसके हिसाब से एटम क्या है, अनस्टेबल, लेकिन रदरफोर्ड के हिसाब से एटम क्या था, स्टेबल, इसलिए ये मॉडल गलत हो गया। दूसरा पॉइंट, रदरफोर्ड का मॉडल लाइन स्पेक्ट्रम, ये लिखिए उस समय लिखवाया था, अभी आपको कल कराया स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, इसके अलावा रदरफोर्ड मॉडल क्या नहीं कर पाया था, इन इलेक्ट्रॉन्स की जो डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, मान लो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी, इनमें से कोई भी चीज भी रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसलिए रदरफोर्ड मॉडल फेल हो गया था। तो उसके बाद आया बोर्स मॉडल। ठीक है, तो बोर्स मॉडल जानने के लिए हम पहले पढ़ना हमें जरूरी था कि रेडिएशन क्या होता है। तो रेडिएशन आपको बताया था कि रेडिएशन को आप क्या मान सकते हो, रेडिएशन या फिर लाइट, रेडिएशन या फिर लाइट। रेडिएशन क्या होता है, प्योर एनर्जी, ये क्या होता है, प्योर एनर्जी, इसका कोई भी मास नहीं होता। जो बच्चे E=mc² कहना चाहते हैं वो अभी मैं आऊंगा, चिंता मत करो, बहुत जल्द आऊंगा। तो रेडिएशन ध्यान रखना, प्योर एनर्जी, रेडिएशन या फिर लाइट क्या होती है, प्योर एनर्जी, इसमें कोई भी मास नहीं होता। ठीक है, अब लाइट मतलब कौन सी लाइट, तो आपको बताया था हर प्रकार की लाइट, जैसे कि इंफ्रारेड, जैसे कि अल्ट्रावायलेट, जैसे कि इंफ्रारेड हो गई, जैसे कि अल्ट्रावायलेट हो गई, जैसे कि एक्सरे हो गई, जैसे कि विजिबल लाइट हो गई, जैसे कि रेडियो वेव्स हो गई, जैसे कॉस्मिक रेज हो गई, गामा रेज हो गई, माइक्रोवेव हो गई। तो इन सब के कलेक्शन को जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमने पढ़ा था। तो रेडिएशन क्या है, प्योर एनर्जी। तो ये बोला गया कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक रेडिएशन जाता, एनर्जी जाती है, एक क्या करती है, इमिट करती है रेडिएशन एक बॉडी, और दूसरी बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है रेडिएशन। तो यहां से यहां तक क्या जाती है, रेडिएंट एनर्जी या फिर लाइट एनर्जी। कैसे जाती है, एक बॉडी इमिट करती है, दूसरी बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। एक बॉडी रेडिएशन इमिट करती है, दूसरी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। तो फिर क्वेश्चन आया कि भाई कैसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक जाता है। तो इस पे दो थ्योरी आई, एक आई मैक्सवेल की थ्योरी, जिसको क्या बोलते हैं, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन। दूसरी कौन सी आई बताओ, प्लैंक्स थ्योरी, इसको क्या बोलते थे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, पहली थ्योरी का क्या नाम था बताओ, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन। दूसरी थ्योरी का क्या नाम था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। अब बताओ, मैक्सवेल ने पहली बात क्या बोली कि रेडिएशन कैसे जाता है, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स।
एक बॉडी से रेडिएशन दूसरी बॉडी तक कैसे जाता है? इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। दूसरी बात उसने क्या बोली कि रेडिएशन क्या है? कॉन्टिन्यूअस। तीसरी बात उसने क्या बोली कि सारे के सारे रेडिएशन सेम स्पीड से चलते हैं, सारे के सारे रेडिएशन सेम स्पीड से चलते हैं, और वो स्पीड कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट। इसको किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल सी से, जो कि कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसके 3 मेन पॉइंट थे जो मैं पढ़ना है। प्लैंक ने क्या बोला कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक एनर्जी किस फॉर्म में जाती है? पैकेट्स में। कैसे जाती है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी। कैसे जाती है भाई? पैकेट्स ऑफ एनर्जी। पैकेट्स ऑफ एनर्जी यानी, और इन पैकेट्स को क्या बोलते हैं? क्वांटा। और एक क्वांटा को क्या बोलते हैं? क्वांटम। तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक एनर्जी कैसे जाती है? इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। क्वांटा यानी पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो इसने बोला था कि रेडिएशन क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। इसने क्या बोला था? रेडिएशन क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस। तीसरा पॉइंट इसने क्या बोला? एनर्जी ऑफ अ पैकेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पैकेट। तो E = क्या था? h न्यू, जहां पर h क्या था? कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी है? 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड। ठीक, अब उसने क्या बोला कि टोटल एनर्जी इमिटेड, ये एक पैकेट की एनर्जी थी, अब टोटल एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैकेट्स इनटू एनर्जी ऑफ वन पैकेट। तो E = NH न्यू। इसको हम क्या लिख सकते हैं? NHc/λ। इसको हम क्या लिख सकते थे? न्यू बार लिख सकते हैं भाई। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि n क्या होना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8। n शुड बी होल नंबर। मतलब कि जो ये पैकेट देगा और जो ये पैकेट लेगा वो दोनों ही होल नंबर होंगे। यानी ये कितने पैकेट इमिट कर सकता है? या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5, लेकिन ये कभी भी 1.5 पैकेट इमिट नहीं कर सकता। इसी तरह ये भी क्या कर सकता है? कितने पैकेट ले सकता है? या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5, लेकिन ये 1.5 पैकेट नहीं ले सकता। और इसी चीज को क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। इसी को क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। अभी आता हूं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी पे, पहले फिर से देखो। मैक्सवेल ने क्या बोला? एनर्जी किस फॉर्म में जाती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक? इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वो क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस। लगातार वेव आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। सारी वेव्स किस स्पीड से चलेंगी? स्पीड ऑफ लाइट से। प्लैंक ने क्या बोला कि एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक कैसे जाती है? इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। पैकेट्स ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं? क्वांटा। और एनर्जी इसने बोला था कॉन्टिन्यूअस, मैक्सवेल ने। प्लैंक ने क्या बोला कि एनर्जी क्या होती है? डिसकंटिन्यूअस। उसने क्या बोला? एनर्जी ऑफ वन पैकेट इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वांटा। तो E = h न्यू, जहां पर h क्या था? प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी है? 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड। टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी फिर? बताओ। नंबर ऑफ पैकेट्स इनटू h न्यू इज इक्वल टू NH न्यू इज इक्वल टू NHc/λ। तो 1/λ को क्या लिख दोगे? न्यू बार। जहां पर n क्या हो सकता है भाई? 1 2 3 4 5 6। तो उसने क्या बोला कि कोई भी जो पैकेट लेगा या कोई भी जो पैकेट देगा वो हमेशा कैसा होगा? होल नंबर में। कोई भी जो पैकेट देगा या कोई भी जो पैकेट लेगा वो हमेशा क्या होगा? होल नंबर में। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए आप किसी दुकान पे नमक खरीदने गए, ठीक है, टाटा सॉल्ट आप लेने गए, तो टाटा सॉल्ट के 1-1 किलो के पैकेट है, ठीक है, 1-1 किलो के पैकेट्स बने रखे हैं। तो आप मुझे बताइए आप कितना नमक ले सकते हो भाई? या तो एक पैकेट लोगे तो 1 किलो नमक लोगे, या 2 पैकेट लोगे तो 2 किलो लोगे, या 3 पैकेट लोगे तो 3 किलो लोगे। लेकिन अगर आप बोलो उससे, शॉपकीपर से, कि भाई 1 पैकेट दे दो और आधा और दे दो, तो वो 1 पैकेट और आपको आधा और नहीं देगा। वो बोलेगा या तो 1 ले लो या 2 ले लो। यानी आप 1 kg सॉल्ट ले सकते हो, 2 kg सॉल्ट ले सकते हो,
3 kg सॉल्ट ले सकते हो, लेकिन 1.5 kg सॉल्ट नहीं ले सकते, 1.6 kg सॉल्ट आप नहीं ले सकते, 1.7 kg सॉल्ट आप नहीं ले सकते। तो ये क्या हो गए पैकेट्स। तो इसी को क्या बोलेंगे कि नमक क्या है, क्वांटाइज्ड है, कि वैल्यू ऑफ जो सॉल्ट तुम ले सकते हो वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड है मतलब या तो 1 ले सकते हो, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप आटा लेने गए, अब आटे का पैकेट है 5 kg का, तो तुम कितने किलो ले सकते हो, या तो तुम 5 kg ले सकते हो, या तो तुम 10 kg ले सकते हो, या तो तुम 15 kg ले सकते हो, या तो तुम 20 kg ले सकते हो, या 25 एंड सो ऑन। तो आटा तुम चाहोगी 6 किलो ले लो, तो तुम 6 किलो नहीं ले सकते, क्योंकि पैकेट कितने का है, 5 kg का। तो या तो 5 kg लोगे, या 10 kg, या 15, या 20। तो आटे का पैकेट भी क्या है, क्वांटाइज्ड है। तुम कितना आटा ले सकते हो, क्या तुम 6 किलो ले सकते हो, 6.1 किलो ले सकते हो, 13 kg ले सकते हो, 12 kg ले सकते हो, नहीं। तुम सिर्फ कितना ले सकते हो, 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो हम क्या बोलेंगे कि ये आटा क्या हो गया आपका, क्वांटाइज्ड हो गया, ठीक है ना। तो ये पैकेट्स, इसी तरह पैकेट्स में समझो। तो एनर्जी भी कितनी ले सकते हो, अब देखो 10 किलो ले सकते थे, यानी 5 × 2 भाई 5 किलो के 2 पैकेट ले लिए, 5 किलो के 3 पैकेट ले लिए, 5 किलो के 4 पैकेट ले लिए। इसी तरह प्लैंक ने क्या बोला, एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है, और उसकी वैल्यू कितनी है, hν। या तो एक पैकेट ले लो तो कितनी एनर्जी लोगे, hν। या 2 पैकेट ले लो तो कितनी एनर्जी लोगे, 2hν। या 3 पैकेट ले लो तो कितनी एनर्जी लोगे, 3hν। 4 पैकेट ले लो तो कितनी एनर्जी लोगे, 4hν। बस यही है बात, ठीक है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। जैसे यहाँ क्वांटाइजेशन ऑफ आटा है, यहाँ क्वांटाइजेशन ऑफ नमक है। कल आपको मैंने समझाया था क्वांटाइजेशन ऑफ हाइट। जैसे कि भाई ये सीढ़ियां हैं, एक सीढ़ी की हाइट भाई 10 सेंटीमीटर है, तो आप खुद बताओ आपकी हाइट जमीन से कितनी हो सकती है, या तो 10 सेंटीमीटर, या 20 सेंटीमीटर, या 30 सेंटीमीटर, या 40, या 50, या 60। आपकी हाइट कभी भी 15 सेंटीमीटर नहीं हो सकती भाई। या तो पहली सीढ़ी पे खड़े हो गए तो 10 सेंटीमीटर, दूसरी सीढ़ी पे खड़े हो गए तो 20, तीसरी सीढ़ी पे खड़े हो गए तो 30, चौथी सीढ़ी पे खड़े हो गए तो 40, पांचवी सीढ़ी पे खड़े हो गए तो 50, है कि नहीं। तो तुम्हारी हाइट हो सकती है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो तुम्हारी हाइट देखो क्या हो गई, क्वांटाइज्ड हो गई, 10-10 के इंटरवल में बढ़ रही है। तुम्हारी हाइट 11 सेंटीमीटर नहीं हो सकती, 12 सेंटीमीटर नहीं हो सकती, 13 सेंटीमीटर नहीं हो सकती। तो ये क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ हाइट है, या क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी है, कि या तो तुम्हें कितनी हो सकती है, या तो hν, या तो 2hν, या 3hν, 4hν, 5hν। यही है क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं है तो धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए रदरफोर्ड के बाद क्या हुआ, रदरफोर्ड मॉडल आया तो उसमें कमियां बता दी गई। अब कमियां बता दी गई, उसके बाद प्लैंक आ गया 1905 में। तो अब बोर पहला आदमी था जिसने प्लैंक की थ्योरी को, अभी ये पॉइंट में लिखा दूंगा, ये पॉइंट नीट में आया हुआ है। बोर पहला आदमी था जिसने प्लैंक की थ्योरी को एटॉमिक स्ट्रक्चर में यूज किया था। बोर पहला पर्सन था जिसने प्लैंक की थ्योरी को एटॉमिक स्ट्रक्चर में यूज किया था। आज हम देखते हैं बोर मॉडल। लिखो, इट इज बेस्ड ऑन मैक्स प्लैंक, it is based on Max Planck quantum theory of radiation. It is based on Max Planck's quantum theory of radiation. According to Max Planck, radiation is discontinuous. According to Max Planck, radiation is discontinuous. ठीक है, पहले 2 पॉइंट लिखो फिर समझाता हूं।
लिखो पहला पॉइंट बोर की थ्योरी का। फर्स्ट पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस in fixed circular paths. Electron revolve around the nucleus in fixed circular paths known as orbits. In fixed circular paths known as orbits. दूसरा point, there are very large number of orbits. There are very large number of orbits. ब्रैकेट में लिखो मैथमेटिकली इनफाइनाइट, ब्रैकेट में लिखो मैथमेटिकली इनफाइनाइट, ब्रैकेट क्लोज, अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, बट इलेक्ट्रॉन मूव इन, बट इलेक्ट्रॉन मूव्स इन, but electron moves in only certain definite fixed orbits, but electron moves in only certain definite fixed orbits. These special orbits are known as These special orbits are known as stationary orbits. These special orbits are known as stationary orbits or main energy level. Stationary orbits or main energy level. ठीक है? They are known as, full stop के बाद लिखो, full stop. They are known as main energy level because they are known as main energy level because electrons are associated with some definite amount of energy. Electrons are associated with some definite amount of energy in orbits. Electrons are associated with some definite amount of energy in orbits. सर क्या मतलब हुआ देखो अब इधर समझते हैं। देखो बोर ने क्या बोला कि भाई रदरफोर्ड वाली बात ही बोली। जैसे रदरफोर्ड ने बोला था कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के आसपास ऑर्बिट्स होती हैं, ठीक। तो बोर ने भी क्या बोला कि हाँ भाई न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के आसपास ऑर्बिट्स होती हैं। कितनी ऑर्बिट्स होती हैं? उसने बोला इनफाइनाइट ऑर्बिट्स होती हैं। अब ये पूरी मैं बना नहीं रहा हूँ। बोर ने क्या बोला कितनी ऑर्बिट्स होती है बेटा? पहला पॉइंट, इनफाइनाइट ऑर्बिट्स। कितनी ऑर्बिट्स होती हैं? इनफाइनाइट ऑर्बिट। और बोर ने क्या बोला कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, किसमें? फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। किसमें रिवॉल्व करते हैं? फिक्स्ड। इस वर्ड की बहुत वैल्यू है, ये 8-10 लेक्चर बाद हम इस वर्ड पे फिर से आएंगे, ध्यान रखना। फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। उसने क्या बोला बोर ने कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, किसमें? फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, यानी उनका पाथ फिक्स्ड है। और ये फिक्स्ड सर्कुलर पाथ को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स। ये फिक्स्ड सर्कुलर पाथ को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स। तो सर अगर फिक्स्ड, तो यही बात तो सर रदरफोर्ड ने बोली थी। रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि फिक्स्ड सर्कुलर पाथ है, तो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में, सॉरी, तो सर इस पे तो फिर मैक्सवेल की थ्योरी लग जाएगी। सर मैक्सवेल ने देखो क्या बोला था, रदरफोर्ड ने भी बोला था कि फिक्स्ड सर्कुलर पाथ होता है, ठीक है। अब उस पे मैक्सवेल ने क्या पंगा डाल दिया था? मैक्सवेल ने ये पंगा डाल दिया था, उसने बोला था कि अगर फिक्स्ड सर्कुलर पाथ है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी और इलेक्ट्रॉन क्या होगा? न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो लोगों ने बोर से कहा कि भाई तुम तो वही बात कर रहे हो रदरफोर्ड वाली। रदरफोर्ड ने कहा था सर्कुलर पाथ होता है, तुम भी कह रहे हो सर्कुलर पाथ होता है, पर तुमने क्या कह दिया? इनफाइनाइट ऑर्बिट्स होती है, और तो तुमने कुछ नया कहा नहीं। तो लोगों ने कहा तो फिर मैक्सवेल की थ्योरी इसमें तुम्हारे में भी लगेगी।
मैक्सवेल की थ्योरी तुम्हारे में लगेगी और इलेक्ट्रॉन घूम घूम के गिर जाएगा। तो उसने बोला नहीं, बात सुनेगा ध्यान से। उसने बोला कि न्यूक्लियस के आसपास ऑर्बिट्स तो कितनी होती हैं, इनफाइनाइट। ये देखो, एक ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट, चौथी, पांचवी, छठी, ये देखो। उसने क्या बोला, ये सारी ऑर्बिट्स है बेटा जो ब्लू पेन से बना रहा हूं। अब पूरा पूरा सर्कल में नहीं बना पाऊंगा, फिर डायग्राम बहुत गंदा हो जाएगा। तो ये सारी ऑर्बिट्स हैं जो भी ब्लू और ब्लैक पेन से बनी है, ये सारी की सारी क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट्स। इतनी सारी क्यों है सर? क्योंकि बोर ने क्या बोला, इनफाइनाइट होती है। तो बोर ने क्या बोला कि सर, मतलब बोर ने क्या बोला कि ये जो इनफाइनाइट ऑर्बिट्स हैं, इसमें से कुछ ऑर्बिट्स कैसी ऑर्बिट्स हैं, मैजिकल ऑर्बिट्स। उसने क्या बोला कि ये जो इनफाइनाइट ऑर्बिट्स हैं, इसमें से कुछ ही ऑर्बिट क्या होती हैं, मैजिकल ऑर्बिट्स। और उन ऑर्बिट्स में क्या मैजिक है कि अगर उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उस पे उसकी एनर्जी कम नहीं होगी। बोर ने क्या बोला, फिर से सुनो, कि इनफाइनाइट सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, लेकिन इन इनफाइनाइट सर्कुलर ऑर्बिट्स में कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स हैं। इन इनफाइनाइट सर्कुलर ऑर्बिट्स में कुछ ऑर्बिट्स कैसी हैं, स्पेशल ऑर्बिट्स हैं, मैजिकल ऑर्बिट्स हैं। और उन मैजिकल ऑर्बिट्स की क्या खास बात है कि उन ऑर्बिट्स में अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसकी एनर्जी कम नहीं होगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एकदम बैठा लो दिमाग में। क्या बोला उसने, बोर ने, कि इनफाइनाइट सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं। इनफाइनाइट तो हैं, तो क्या इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रह तो इनफाइनाइट सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही ऑर्बिट्स कैसी ऑर्बिट्स हैं, स्पेशल ऑर्बिट्स, मैजिकल ऑर्बिट्स। और उन मैजिकल ऑर्बिट्स की क्या खास बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन उसमें रहेगा, उस ऑर्बिट में रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम नहीं होगी तो वो इस तरह से न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा। भाई इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस में गिर ही क्यों रहा था, इसीलिए तो गिर रहा था कि इलेक्ट्रॉन बार बार क्या कर रहा था, एनर्जी रेडिएट कर रहा था। मैक्सवेल ने क्या बोला था कि जब भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा उसकी क्या होगी, एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम होगी क्योंकि वो एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट। लेकिन बोर ने बोला ये मैक्सवेल की बात तो ठीक है, लेकिन कुछ ऑर्बिट्स कैसी ऑर्बिट्स है, जादुई ऑर्बिट। अगर उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसकी एनर्जी कम नहीं होगी। तो यानी ये ब्लू वाली ऑर्बिट में घूमेगा तो एनर्जी कम हो जाएगी, ये ब्लू में घूमेगा तो कम हो जाएगी। लेकिन ये ब्लैक वाली जो ऑर्बिट है, ये कैसी ऑर्बिट है, स्पेशल ऑर्बिट, जादुई ऑर्बिट। इसमें घूमेगा तो उसकी एनर्जी कम नहीं होगी। इसी तरह ये ब्लू वाली ऑर्बिट, ये समझो जितनी ब्लू वाली ऑर्बिट्स हैं, अगर इनमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी और वो ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये जो ब्लैक वाली ऑर्बिट्स है, ये कैसी ऑर्बिट्स है, स्पेशल ऑर्बिट्स। ये मैंने कौन सी ऑर्बिट बनाई है, स्पेशल ऑर्बिट्स। अगर इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसकी एनर्जी कम नहीं होगी। इन ऑर्बिट्स को क्या बोलेंगे, जैसे n बराबर 1 तो इसको क्या बोलते थे, k शेल। n बराबर 2 KLM, L शेल। n बराबर 3 M शेल। n बराबर 4 N शेल, एंड सो ऑन। तो फिर से सुनो भाई, बोर ने क्या बोला कि क्या होती है, इनफाइनाइट सर्कुलर ऑर्बिट्स। इनफाइनाइट तो होती हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही ऑर्बिट कैसी होती हैं, स्पेशल ऑर्बिट्स, मैजिकल ऑर्बिट्स। और अगर उन ऑर्बिट्स में, उन ऑर्बिट्स की खास बात क्या है, उसकी हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड है। उसकी हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड है, यानी इस ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी E1 होगी। जो भी इलेक्ट्रॉन होगा इस ऑर्बिट में, जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी E2 होगी। इस ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी E3 होगी। इस ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी E4 होगी। इस ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी E5 होगी। इसी तरह E6, E7, E8 एंड सो ऑन। तो फिर से सुनो, फिर से इनफाइनाइट सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, लेकिन उन इनफाइनाइट ऑर्बिट में कुछ ही ऑर्बिट क्या है, काम की हैं। इनफाइनाइट सर्कुलर ऑर्बिट्स में कुछ ही ऑर्बिट क्या है, काम की हैं। उन कुछ ही ऑर्बिट्स काम की हैं यानी स्पेशल ऑर्बिट्स, मैजिकल ऑर्बिट्स। उन स्पेशल ऑर्बिट्स को क्या बोलते हैं,
स्टेशनरी ऑर्बिट्स या फिर स्टेशनरी शेल्स, उन स्पेशल ऑर्बिट्स को क्या बोलते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो स्टेशनरी मतलब क्या होता है? रुका हुआ। तो सर क्या इसमें इलेक्ट्रॉन रुका रहता है? नहीं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है? सर्कुलर मोशन। सर फिर रुका हुआ क्या है? बेटा रुकी हुई क्या है? इनकी एनर्जी। क्या रुकी हुई है? एनर्जी। रुकी हुई है यानी स्टेशनरी है, यानी ना ही एनर्जी कम होगी अपने आप और ना ही एनर्जी अपने आप बढ़ेगी ना। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है तो उसकी एनर्जी हमेशा 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 अनंत काल तक, टिल इंफिनिटी, क्या रहेगी? हमेशा इवन, ना अपने आप कम होगी ना अपने आप ज्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी क्या होगी? E2, हमेशा E2 होगी। आज तक जब से अर्थ बनी है तब से अभी तक भी E2 रही होगी और जब तक अर्थ रहेगी तब तक भी क्या रहेगी? E2। इसी तरह जो भी इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है उसकी एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? E3। जो भी इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में है उसकी एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? E4। समझे? इसीलिए उसने क्या बोला? इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स को क्या बोला? मेन एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल क्यों बोला? क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में जैसे ही आएगी उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? फिक्स्ड। सेकेंड ऑर्बिट में जैसे ही आएगी उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी? फिक्स्ड। इसको क्या बोला? मेन एनर्जी लेवल। ठीक है, इसको क्या बोला? मेन एनर्जी लेवल। n बराबर 1 के शेल, इसको क्या बोलोगे? फर्स्ट मेन एनर्जी लेवल। n बराबर 2 L शेल, इसको क्या बोलोगे? सेकेंड मेन एनर्जी लेवल। n बराबर 3, इसको क्या बोलोगे? M शेल, थर्ड मेन एनर्जी लेवल। n शेल, इसको क्या बोलोगे? फोर्थ मेन एनर्जी लेवल। यानी हर एक ऑर्बिट की एनर्जी क्या है? फिक्स्ड है। इसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो मैक्सवेल का रूल नहीं लगेगा। सर क्यों नहीं लगेगा? अभी इस पे आते हैं, लेकिन अभी ये जानो बोर ने क्या बोला कि इनफाइनाइट ऑर्बिट्स हैं, उसमें से कुछ ऑर्बिट्स कैसी ऑर्बिट्स हैं? मैजिकल ऑर्बिट्स। उन मैजिकल ऑर्बिट्स का उसने क्या नाम दिया? स्टेशनरी ऑर्बिट्स, या फिर उस मैजिकल ऑर्बिट्स का क्या नाम दिया उसने? स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट में स्टेशनरी क्या है? एनर्जी स्टेशनरी है। स्टेशनरी क्या है? एनर्जी इज स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब क्या होता है? रुका हुआ। मतलब एनर्जी ना कम होगी, ना कम होगी और ना अपने आप ज्यादा होगी। अपने आप, अब बाहर से तो उसको छेड़ोगे तो अलग बात है। तो अपने आप एनर्जी ना कम होगी और ना एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये जो ऑर्बिट्स हैं, तो और इन ऑर्बिट में जब भी इलेक्ट्रॉन रहेगा उसकी एनर्जी E1, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेगा उसकी एनर्जी E2, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेगा उसकी एनर्जी E3, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेगा एनर्जी E4 एंड सो ऑन। तो इसीलिए इसने हर एक ऑर्बिट को क्या बोला? स्टेशनरी ऑर्बिट बोलो या मेन एनर्जी लेवल बोलो। जैसे n बराबर 1 को K शेल बोलो या फर्स्ट मेन एनर्जी लेवल बोलो, n बराबर 2 को M शेल बोलो या सेकंड मेन एनर्जी लेवल, n बराबर 3 को M शेल बोलो या थर्ड मेन एनर्जी लेवल एंड सो ऑन। तो ये लिख लीजिए। सेकंड पॉइंट के बाद ये पूरा लिख लो। ये डायग्राम बनाओ और ये लिख लो। इसी के बाद लिखो यहाँ पे पैराग्राफ में, नेक्स्ट पॉइंट नहीं है, यही वाला पॉइंट है, लिखो। Electron moves only in
certain special orbits, electron moves only in certain special orbits, electron moves only in certain special orbits known as stationary orbits, known as stationary orbits. The energy of electron is stationary. The energy of electron is stationary in these orbits. The energy of electron is stationary in these orbits, i.e. का मतलब होता है that is, इसका मतलब होता है कि इसका मतलब, i.e. पता होगा आपको, i.e. ऐसे लिखते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है हिंदी में कि इसका मतलब और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं जो भी लिखा, तो लिखो i.e. energy of electron does not change on its own. Energy of electron does not change on its own. It neither decreases nor increases. It neither decreases nor increases on its own. Full stop. Hence, electron will not come near to the nucleus. Electron will not come near to the nucleus. ब्रैकेट में लिखो like Rutherford model, and does not fall into the nucleus. And does not fall into the nucleus. Thus Bohr was able to explain. Thus Bohr was able to explain stability of atom. Thus Bohr was able to explain stability of atom. ब्रैकेट में लिखो in which Rutherford failed. ब्रैकेट क्लोज. तो फिर से भाई इनफाइनाइट सर्कुलर ऑर्बिट्स होती हैं, लेकिन उन इनफाइनाइट सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन केवल किस में मूव करता है? स्पेशल ऑर्बिट्स में. उन स्पेशल ऑर्बिट्स का नाम क्या है? स्टेशनरी ऑर्बिट्स. और उस स्टेशनरी ऑर्बिट में स्टेशनरी क्या है? एनर्जी स्टेशनरी है. एनर्जी स्टेशनरी है, इसका क्या मतलब? एनर्जी ना ही अपने आप बढ़ेगी और ना ही एनर्जी अपने आप कम होगी. ना ही एनर्जी अपने आप बढ़ेगी, ना ही एनर्जी अपने आप कम होगी. एनर्जी क्या रहेगी? फिक्स्ड. यानी फर्स्ट शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या रहेगी? E1. सेकेंड शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या रहेगी? E2. थर्ड शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या रहेगी? E3. फोर्थ शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या रहेगी? E4. इसीलिए बोर ने क्या बोला कि हर एक शेल को या फिर ऑर्बिट को मैं क्या बोल सकता हूँ? मेन एनर्जी लेवल. हर एक शेल या ऑर्बिट को क्या बोल सकता हूँ? मेन एनर्जी लेवल. उसने n बराबर 1 k शेल को क्या बोला? फर्स्ट मेन एनर्जी लेवल. n बराबर 2 l शेल को क्या बोला? सेकंड मेन एनर्जी लेवल. थर्ड मेन एनर्जी लेवल. फोर्थ मेन एनर्जी लेवल. तो रदरफोर्ड में क्या दिक्कत थी? रदरफोर्ड में दिक्कत थी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती थी. भाई ऐसे ऐसे गिर जाता था. ऐसे ऐसे गिर क्यों जाता था? क्योंकि इस ऑर्बिट में उसकी एनर्जी कम होने लगती थी. लेकिन यहाँ पर उसकी एनर्जी कम नहीं हो रही. तो सर अब एक सवाल ऑब्वियस सा उठता है कि सर बोर की ऑर्बिट में एनर्जी कम क्यों नहीं होती? इन स्पेशल ऑर्बिट्स में, इन जादुई ऑर्बिट्स में ऐसा क्या जादू है
जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम नहीं हो रही। ये ऑर्बिट्स स्पेशल क्यों हैं, ऐसी क्या खासियत है इसमें, समझे ना। तो बोर से पूछा गया कि भाई बताओ इन्हीं ऑर्बिट्स में ऐसी क्या खास बात है कि इससे इन ऑर्बिट्स में अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसकी एनर्जी कम नहीं होगी। तो बोर ने इसका आंसर दिया कि मुझे नहीं मालूम। बोर से क्या पूछा गया कि इन ऑर्बिट्स में क्या खास बात है जिससे इन ऑर्बिट्स की एनर्जी कम नहीं होगी। तो बोर ने क्या जवाब दिया कि भाई मुझे नहीं मालूम कि इन ऑर्बिट्स में क्या खास बात है। तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने कहा बोर से कि भाई फिर हम तुम्हारा मॉडल क्यों लें, क्योंकि कोई साइंटिफिक बेसिस दो, कोई जादू टोना तो चल नहीं रहा कि तुम बोल दो कि जादुई ऑर्बिट है और हम मान लेंगे। तो भाई कुछ तो बेसिस दो, कुछ तो बेसिस दो, साइंटिफिक बेसिस दो। तो बोर ने बोला कि इन जादुई ऑर्बिट में क्या जादू है ये मुझे नहीं पता, क्यों एनर्जी कम नहीं होती ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता सकता हूं। तो भाई क्या बता सकते हो आप? मैं तुम्हें ये बता सकता हूं कि इन ऑर्बिट्स में, ये जो इनफाइनाइट ऑर्बिट्स हैं, इन ऑर्बिट्स में कौन सी ऑर्बिट जादुई ऑर्बिट। ये जो मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकता कि ये जादुई ऑर्बिट जो है वो क्यों जादुई ऑर्बिट है, उसमें ऐसी क्या खास बात है कि एनर्जी स्टेशनरी रहती है, लेकिन मैं ये तुम्हें जरूर बता सकता हूं। क्या बता सकता हूं कि ये जो इनफाइनाइट ऑर्बिट्स हैं इनमें से जादुई ऑर्बिट कौन सी है और कैसे पहचानोगे कि ऑर्बिट कौन सी है। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इन स्टेशनरी ऑर्बिट। नेक्स्ट पॉइंट जो भी थर्ड पॉइंट होगा शायद, थर्ड पॉइंट, इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2π। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2π। सर इसका क्या मतलब हुआ? सर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हमें यही नहीं पता। तो पहले समझो मोमेंटम क्या होता है। मास इनटू वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? मोमेंटम। सर ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं। बेटा नहीं पढ़ा तो फिजिक्स में आएगा, पूरा चैप्टर है, ठीक है, 11th में ही आएगा। फिर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? जैसे सपोज, अरे यार सर्कुलर नहीं बना, जैसे मान लो ये है, ठीक है, तो ये देखो सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास m है, स्पीड v है और ये डिस्टेंस r है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? m इंटू वी इंटू आर। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेटा? मास इंटू वेलोसिटी रेडियस। तो उसने क्या बोला बोर ने कि स्टेशनरी ऑर्बिट कैसे पहचानोगे? उसने बोला जिस भी ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंट, स्टेशनरी ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? nh/2π। जहां n क्या है? ये मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में मास इंटू वेलोसिटी इंटू r1 इज इक्वल टू क्या होगा? 1h/2π। सेकेंड ऑर्बिट में मास इंटू वेलोसिटी इंटू r2 क्या होगा? 2h/2π। थर्ड ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? 3 इंटू h/2π एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो उसने बोला कि स्टेशनरी ऑर्बिट कौन सी है? स्टेशनरी ऑर्बिट वो है जिसमें एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल है? nh/2π। स्टेशनरी ऑर्बिट कौन सी है? जिस ऑर्बिट में क्या है? एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल है? nh/2π के। वो ऑर्बिट क्या है हमारी? स्टेशनरी ऑर्बिट, जिसमें एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल है? nh/2π के। यानी फर्स्ट ऑर्बिट में क्या है? mvr इज इक्वल टू h/2π। सेकेंड ऑर्बिट में क्या है? mvr इज इक्वल टू 2h/2π। थर्ड ऑर्बिट में क्या है? mvr इज इक्वल टू 3h/2π। फोर्थ ऑर्बिट में क्या है? mvr इज इक्वल टू 4h/2π एंड सो ऑन। ठीक है, तो बेटा लिखो इसके
उसके नीचे यहाँ लिखना जहां पर m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, n क्या है 1 2 3 4 डॉट 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 होल नंबर, और h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी थी 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। देखिए तो सर इसका मतलब क्या हुआ कि एंगुलर मोमेंटम भी केवल कितनी वैल्यू ले सकता है, एंगुलर मोमेंटम भी तो क्वांटाइज्ड हो गया। क्यों क्वांटाइज्ड हो गया सर, एंगुलर मोमेंटम, फिर वही बात अब समझ लो, फिर वही सीढ़ी वाला एग्जांपल। और सपोज ये एंगुलर मोमेंटम है, तो इसकी हाइट कितनी हो सकती है, एक सीढ़ी की हाइट मान लो h/2 पाई, तो फिर दो सीढ़ी की हाइट कितनी हो जाएगी 2h/2 पाई, तीन सीढ़ी की हाइट कितनी हो जाएगी 3h/2 पाई। तो एंगुलर मोमेंटम भी देखो क्वांटाइजेशन यही तो था भाई, 1 किलो नमक, 2 किलो नमक, 3 किलो नमक, 1 into 5 kg आटा, 2 into 5 kg आटा, 3 into 5 kg आटा, है कि नहीं। तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या है क्वांटाइज्ड। और जैसे नमक के पैकेट में 1 kg था मिनिमम वैल्यू, जैसे आटे के पैकेट में 5 kg था, वैसे एंगुलर मोमेंटम में कितना है h/2 पाई। जैसे एनर्जी में, फिर से सुनो, जैसे नमक में कितना था क्वांटाइजेशन की वैल्यू 1 kg, जैसे आटे के पैकेट में कितना था 5 kg, एनर्जी में कितना था h न्यू, तो या तो h न्यू या तो 2h न्यू या तो 3h न्यू, तो एनर्जी क्या थी क्वांटाइज्ड। इसी तरह एंगुलर मोमेंटम भी देखो क्या है क्वांटाइज्ड, यानी वो कितना ले सकता है, या तो h/2 पाई, या 2h/2 पाई, या 3h/2 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे आटे के पैकेट में 5 किलो, नमक के पैकेट में 1 kg, एनर्जी में मिनिमम वैल्यू h न्यू, एंगुलर मोमेंटम में वैल्यू h/2 पाई। तो देखो एंगुलर मोमेंटम कैन टेक ओनली फिक्स्ड डिस्क्रीट वैल्यूज, angular momentum can take only fixed discrete values। ठीक है, angular momentum can take only fixed discrete values in whole number multiple of h/2 pi, in whole number multiple of h/2 pi, hence angular momentum is quantized, hence angular momentum is quantized। ठीक है, लाइन चेंज करके स्टार बना के लिखो, नोट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन also depends upon, energy of electron also depends upon angular momentum, energy of electron also depends upon angular momentum। So angular momentum and energy of electron are both quantized। So angular momentum and energy of electron are both quantized। फिर से नोट लिखो, ये नीट में आ चुका पॉइंट, नोट, ये जो नोट लिखवा रहा हूं,
क्वांटाइजेशन ऑफ, देखो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन, एनर्जी का क्वांटाइजेशन रेडिएशन की सबसे पहले किसने किया था? मैक्स प्लैंक ने, ठीक। लेकिन एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम थ्योरी, लिखो एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम थ्योरी इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम थ्योरी इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। या फिर मतलब फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम थ्योरी, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम थ्योरी इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, या फिर क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सबसे पहले किसने किया था? बोर ने। पूरा नाम है नील्स बोर, पूरा नाम क्या है इसका? नील्स बोर। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसने किया था? नील्स बोर ने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट लिखो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो एक मिनट में, देखो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, ठीक है। अब देखो अब बताओ भाई, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, एनर्जी E1 है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, एनर्जी E2 है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में कि सेकेंड ऑर्बिट में? भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था, याद करो, जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था। यानी कि अगर डिस्टेंस कम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, पास पास होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और ये लॉजिकल सेंस भी बनता है। दूर दूर होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, पास पास होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, दूर दूर होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट में नियर टू द न्यूक्लियस, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो इसीलिए E2 क्या है? ज्यादा है। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है इसीलिए एनर्जी क्या है? कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियस के जितना पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा और एनर्जी उतनी ही कम। हम क्या बोलेंगे कि न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस के जितना पास तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम। न्यूक्लियस से दूर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा। इसीलिए हम क्या बोलेंगे? E1 कम होगा E2 से, भाई एनर्जी क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। तो ये बेटा लिख लो, ये बनाने की कोई जरूरत नहीं है।
ठीक है, लिखो। इसके बाद with increase in distance from the nucleus, with increase in distance from the nucleus, force of attraction decreases. With increase in distance from the nucleus, force of attraction decreases. Therefore, energy of electron increases. Therefore, energy of electron increases. The energy of electron is maximum at infinite distance. The energy of electron is maximum at infinite distance due to minimum force of attraction. Due to minimum force of attraction. ठीक है, समझ गए? लास्ट पॉइंट, देखिए ध्यान से समझना, पहले समझ लेना फिर पूरा मैं लिखा दूंगा। इतने दिन में ये तुम समझ ही गए हो, मैं लिखा देता हूँ सारा। देखिए ये पॉइंट वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर से कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी एनर्जी मान लो E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, ठीक है। अपने आप हमेशा इस ऑर्बिट में जब तक इलेक्ट्रॉन रहेगा उसकी एनर्जी E1 रहेगी, इस ऑर्बिट में अगर जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा उसकी एनर्जी क्या रहेगी, E2 रहेगी। तो हमेशा कभी भी इसकी एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की अपने मन से कम नहीं होगी, ना ही कम होगी और ना ही ज्यादा होगी। लेकिन अगर तुम बाहर से इसको क्या दे दो, एनर्जी, बाहर से तुमने इसको क्या दे दी, एनर्जी। एनर्जी कैसे दोगे, लाइट या फिर हीट के फॉर्म में। एनर्जी गिवन फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा किससे, लोअर ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट से किससे मूव कर जाएगा, हायर ऑर्बिट को। और इलेक्ट्रॉन के इस मूवमेंट को क्या बोलते थे, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के इस मूवमेंट को क्या बोलते थे, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन विल मेक a transition from lower orbit to higher orbit. Electron will make a transition from lower orbit to higher orbit. अब higher orbit में भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होता है। आपको बताया था कि हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अनस्टेबल, और इलेक्ट्रॉन तुरंत वापस आएगा जहां से वो गया था। यानी वो कहां से गया था, E1 से E2। तो इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, इलेक्ट्रॉन वापस आएगा क्योंकि हायर ऑर्बिट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, अनस्टेबल। इन हायर ऑर्बिट electron is unstable, so it will, अभी कुछ लिखना मत, सारा लिखा दूंगा, instantly return to ground, lower to its original lower orbit. ठीक है। अब जब ये लोअर ऑर्बिट में आएगा तो सपोज करो पहली एनर्जी 10 थी, अब 30 हो गई, तो जब वापस आएगा तो 30 से 10 हो जाएगी, तो कितनी एनर्जी कम हो जाएगी, 20। तो यानी जब ये वापस आएगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी किसके फॉर्म में रिलीज करेगा, रेडिएशन के। और ये एनर्जी कितनी होगी भाई, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू hν इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा।
एनर्जी किसके फॉर्म में रिलीज करेगा? क्वांटा के फॉर्म में। एनर्जी विल बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। और कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? हायर ऑर्बिट की माइनस लोअर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट माइनस लोअर ऑर्बिट। अब ये तो मैंने E1 E2 लिखी थी, मान लो ये ऑर्बिट है EN1 और ये ऑर्बिट है EN2। सर EN1 का मतलब क्या हुआ? अरे यार एक बात बताओ, मान लो सेकंड से थर्ड में गया तो N1 ये बोलेंगे, N2 ये बोलेंगे। मान लो फोर्थ से फिफ्थ में गया तो N1 का मतलब फोर्थ ऑर्बिट, N2 का मतलब फिफ्थ ऑर्बिट। मान लो सेकंड से फोर्थ में गया तो N1 मतलब सेकंड ऑर्बिट, N2 मतलब फोर्थ ऑर्बिट। तो EN1 मतलब एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट, EN2 मतलब एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट। EN1 मतलब एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट, EN2 मतलब एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट। तो ये इसको भी मैं लिख लूं EN1, इसको क्या लिख लूं EN2। तो ये एनर्जी कितनी हो जाएगी? EN2 माइनस EN1। तो खास बात क्या है कि भाई जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अपने आप चेंज नहीं होगी, जिस ऑर्बिट में है उतनी ही एनर्जी रहेगी, लेकिन अगर तुमने बाहर से एनर्जी दे दी तो इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा? हायर ऑर्बिट में। हायर ऑर्बिट में चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होगा? अनस्टेबल, और यहाँ से क्या होगा? वापस आएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा? वापस आएगा। वापस आएगा तो एनर्जी कितनी रिलीज करेगा? एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट। और इसको hν क्यों लिख रहे हो? क्योंकि एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करेगा? क्वांटा के फॉर्म में। तो लिखो पहले कि when radiation from external source, when radiation from external source, इसको क्या बोलते हैं? एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं? एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिखो when radiation from external source falls on the atom, when radiation from external source falls on the atom, the electron in lower state absorbs, the electron in lower state absorbs one quantum of radiation, one quantum of radiation। अंडरलाइन करो, ये ध्यान रखना, चाहे तुम 100 क्वांटम भेजो, लेकिन इलेक्ट्रॉन, आइंस्टीन का लॉ है, ये सिलेबस में नहीं है, आइंस्टीन का लॉ है कि एक इलेक्ट्रॉन केवल कितने क्वांटम एब्जॉर्ब कर सकता है? 1। ये आइंस्टीन का लॉ है कि एक इलेक्ट्रॉन कितने क्वांटम एब्जॉर्ब कर सकता है? 1। तो इलेक्ट्रॉन इन लोअर स्टेट एब्जॉर्ब्स 1 क्वांटम ऑफ रेडिएशन एंड गोज टू हायर एनर्जी लेवल, and goes to higher energy level known as excited state, known as excited state। फिर लाइन चेंज करके लिखो कि excited state is unstable, excited state is unstable, so electron immediately returns, excited state is unstable, so electron immediately returns from excited state to lower state and emits energy in the form of radiation, emits energy in the form of radiation। फिर लाइन चेंज करके लिखो कि the energy of emitted radiation is equal to, the energy of emitted radiation is equal to difference of energy, is equal to difference of energy of electron between excited state and lower state, between excited state and lower state, between excited state and lower state। तो ये डायग्राम बना लेना इसके बाद। अब एक बार रिवाइज करते हैं, फिर से ये बनाते रहना, पहले रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट बोर मॉडल में क्या पढ़ा बताओ? पहला पॉइंट क्या था? इनफाइनाइट सर्कुलर ऑर्बिट्स है। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है? फिक्स्ड सर्कुलर पाथ नोन एज ऑर्बिट।
सेकेंड पॉइंट क्या पढ़ा कि इनफाइनाइट ऑर्बिट्स में कुछ ही ऑर्बिट क्या होती हैं, जादुई ऑर्बिट। उन जादुई ऑर्बिट का क्या जादू है कि उसमें अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसकी एनर्जी ना ही कम होगी ना ही ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ किस में रहेगा, जादुई ऑर्बिट में। उस जादुई ऑर्बिट को क्या नाम दिया गया, स्टेशनरी स्टेट। उस जादुई ऑर्बिट को क्या नाम दिया, स्टेशनरी स्टेट। और उस हर एक ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, फिक्स्ड। इसलिए बोर ने हर एक ऑर्बिट को क्या बोला, एक एनर्जी लेवल। जैसे n बराबर 1 तो उसको क्या बोला, फर्स्ट मेन एनर्जी लेवल। n बराबर 2 तो उसको क्या बोला, सेकंड मेन एनर्जी लेवल। n बराबर 3 तो उसको क्या बोला, थर्ड मेन एनर्जी लेवल, एंड सो ऑन। फिर अगला पॉइंट क्या बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर पास है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो एनर्जी कम। इलेक्ट्रॉन दूर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो एनर्जी ज्यादा। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर हो गए एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। लास्ट पॉइंट क्या पढ़ा कि अपने आप तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर तुम बाहर से एनर्जी दे दो तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर स्टेट में चला जाएगा, लेकिन हायर स्टेट में क्या होगा, अनस्टेबल, वहां से तुरंत नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम। ठीक है, तो ये बोर मॉडल था। उम्मीद है याद हो गया होगा, नहीं याद होगा अभी इस पे हम लगभग 5-6 लेक्चर चलेगा और इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल विल बी वेरी टफ। ठीक है, थैंक यू।